Okay, children, let's start now with the second unit of class 11, that is kinematics. First unit we have already completed. Now we take up the second unit, that is kinematics. What we mean by kinematics? देखिए पहले इसको हम समझ लेते हैं kinematics क्या होता है. Basically there are few words. One is statics and another is mechanics. And this mechanics means motion of the objects. So what is mechanics? Mechanics is a branch of physics which deals with the motion of the objects. As we all know, physics have different branches. अलग अलग टाइप्स की ब्रांच होती है. जैसे हम अगर मान लीजिए हीट से पढ़ते हैं तो हीट वाले चैप्टर में आएगा. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा. अगर हम फोर्स और सब चीजें पढ़ते हैं, यूनिवर्स को पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन आ जाएगा. इसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिजिक्स के हैं. 11th में हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स. मैकेनिक्स मींस it is motion of the object. So we deals with motion of the objects. Static means rest. So this statics is the branch of physics which deals with the study of object at rest. And mechanics is the branch of physics which deals with the motion of the objects. तो हमें दो वर्ड क्लियर हो गए. स्टैटिक्स किसको कहते हैं? रेस्ट पर. मैकेनिक्स किसको कहते हैं? मोशन पर. अगर हमें मैकेनिक्स पढ़नी है तो हमें क्या पढ़ना है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ओके. This mechanics is classified into two categories. Number 1, kinematics, and this number 2, it is a dynamics. Kinematics means again motion. Dynamics also means motion, but kinetics means motion without considering force. Without considering force or effect. That is motion. We'll study motion, but we'll not consider the cause or the reason due to which the body is moving, that is force. फोर्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. बिना फोर्स को शामिल किए हुए जितने हम क्या कह लेंगे, बॉडी की इनिशियल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड कितनी होगी, क्या वेलोसिटी होगी, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, हाउ मच टाइम इज टेकन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, व्हाट इज डी एक्सीलरेशन, all these things we are going to study, but we will not involve force on it. or the motion किसकी वजह से? It is due to the force. And when along this kinematics or along the motion we involve the force or cause in it, then it becomes dynamics. तो डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस है? दिस इज ऑल्सो मोशन, दिस इज ऑल्सो द मोशन. इट इज विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स एंड इट इज विद कंसिडरिंग द फोर्स. तो मोशन को दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया है. पहले पार्ट में क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट पार्ट में हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, जिसमें हम केवल मोशन को पढ़ेंगे, उसके कॉज को नहीं पढ़ेंगे, फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे. और यहाँ सेकंड पार्ट जिसको हम डायनेमिक्स कहते हैं, इसको हम फोर्स भी इन्वॉल्व कर देते हैं. जैसे न्यूटन्स लॉ है, पिछले 9th क्लास में बच्चों ने पढ़ा है, F=ma है, वो भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे. तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है. एंड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन. तो ये भी मोशन है, ये भी मोशन है, ये भी मोशन है. ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नाम हो गया मैकेनिक्स का. इसमें तो ऑल टाइप ऑफ मोशंस आते हैं. इसमें हमारा काइनेमेटिक्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉज है और डायनेमिक्स में विद कंसीडरिंग द फोर्स है. ये भी हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में. और इसकी जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें हम ये पढ़ेंगे जिसे कहते हैं लॉज ऑफ मोशन. तो फिलहाल हमें समझ आ गया व्हाट इज काइनेमेटिक्स. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स. आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज काइनेमेटिक्स. चलिए, काइनेमेटिक्स हमें समझ आ गया क्या होता है. अब काइनेमेटिक्स समझने के बाद what we mean by motion. Now let's start with this point. हम कह रहे हैं कि मोशन होता है ये, this is study of physics which deals with the motion. So what is the motion? Before studying the motion we must understand a word position. What is position? Is the location of an object at any instant. I am standing over here, it is my location. This is known as my position. Now this board is attached with this wall, it is the position of this board. This light is attached, tube light is attached on the wall, then this is the position of this tube light. In case of me, I am standing over here, this is my present position, and now I have changed my position. I have shifted my position, I have shifted my location. Now this is my new position and earlier it was the old position, right? So this position is the location of an object. So what is motion? If there is a change in position of object with respect to time,
position, change in position of an object, this process is called motion. For example, when I change my position from left side of the board to the right side of the board, and this process through which the position has been changed is called motion. तो मोशन क्या है? इट इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम, टाइम के साथ साथ अगर हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज मोशन. ओके, once we have read another term, rest. What is rest? Rest is if the position of an object is not changing, then it is the body is said to be at rest. Just like this board is attached over here. Is there any change in the position of this board? No. It will remain here. If it is attached with the wall, so its position is not changing, it means this is said to be rest. If I am standing over here and I am not changing my position, then I am supposed to be at rest. You have another example. Suppose a book is lying on a table, then you can say the book is at rest until unless you are not going to change the position of the book. It means rest, or it indicates that the rest is nothing but it is the position of an object at any instant and which is not changing with the time. अगर पोजीशन किसी भी बॉडी की चेंज नहीं होती है टाइम के साथ तो उसको हम रेस्ट पर कहते हैं, और अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मोशन कहते हैं. एंड रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म. रिलेटिव टर्म्स जानते हैं? रिलेटिव टर्म्स क्या होती हैं? रिलेटिव टर्म्स होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर का मतलब क्या हुआ? फिर रेस्ट क्या होता है? हम कह रहे हैं आई एम स्टैंडिंग ओवर, आई एम द रेस्ट, लेकिन हम सब पढ़ते हैं अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. इट मींस ऑल ऑफ अस आर मूविंग अराउंड द सन, right? So we are also in the state of motion, but when we ignore that state of motion, then we say it is at rest. And further, if I am going to change my position, or if we are going to change the position of any other object, then it is said motion. So rest and motion are relative terms. जैसे आप कोई कहते हैं कि the body is small, suppose this length is small, but is a relative term. With respect to which? With respect to a long road. If you have another long road, with respect to that is very small. But if you have taken a very small, suppose we have taken this one. So again it is not small, it is large as compared to this one. So ये small भी हो सकता है, large भी हो सकता है. अब किसके respect में हम बात कर रहे हैं? This is known as relative terms. ये relative terms होता है. relative और कई तरह example हम relative terms के दे सकते हैं. जैसे कई बार मान लीजिए suppose there are two students. I want to know the height of one student. Then I asked one student, tell me child, what's your height? The child is cleverly replied that my height is 2 centimeters more than that the second one. Okay, the same question I asked from the second student. Again, the second student is also clever. He also answered, sir, my height is 2 centimeters less than the first one. So could I know the correct height of these children? No, but both have cleverly, smartly replied, and because both replied with respect to each other, so this term is known as a relative term. But if I ask both of the students, tell me your height with respect to the ground on which you stand, in that case the child has to give the answer absolute height. That will not be the relative with to each other. So this is an example to understand the meaning of which term? Relative term. So rest and motion both are, which type of terms are there? These are relative terms. Okay, now come to the next. हमें मोशन समझ आ गया, हमें रेस्ट समझ आ गया, हमें काइनेमेटिक्स समझ आ गया क्या होता है. अभी मोशन कितने तरह का होता है? देखिए अलग अलग तरह का मोशन हम बता रहे हैं कौन कौन से तरह का होता है. सबसे पहले मोशन जो होता है उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन. लीनियर मोशन, और हम इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन. अब देखिए लीनियर मोशन क्या होता है. इट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. फिर लीनियर, अगर हम ले रहे हैं कोई पॉइंट या पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो मूव करता है तो लीनियर मोशन. और अगर कोई बॉडी ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. बेसिकली द मोशन ऑफ अ पॉइंट और ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द बॉडी इज सेड टू बी मूव इन अ ट्रांसलेशनल मोशन. एंड इफ अ पार्टिकल इज मूविंग और अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज सेड टू बी लीनियर मोशन. बट द मोशन मस्ट बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स,
ऊपर से नीचे को बॉडी नीचे गिर रही है, ऐसे केस में बताइए कैसा मोशन हो गया? इट द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, इसको कहेंगे लीनियर मोशन। सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ओके, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन इज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, ये पार्टिकल था, ये स्ट्रेट लाइन था, अगर यही पार्टिकल आप ये ले लें, यहाँ से पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, बी पॉइंट पर आ जाता है, विच काइंड ऑफ पाथ इट इज, सपोज r is the radius, r is the radius, then this motion is called circular motion. But if a body of definite dimensions is just moving along any other object on this path, then it is called rotational motion. जैसे अर्थ के केस में आप क्या कहते हैं? अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, राइट? और इसी तरह से हम या मून को कहते हैं मून इज रोटेटिंग अराउंड द सन। बट इफ यू कंसिडर ए पार्टिकल हुज डायमेंशंस आर वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम सर्कुलर मोशन, लेकिन जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है उनके लिए हम क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन कहते हैं। तीसरे तरह का एक और मोशन होता है जिसको हम वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब वाइब्रेशंस क्या है? वाइब्रेशन एक तरह का मोशन है जिसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मींस और बैक एंड फोर्थ, इधर उधर का मोशन। जैसे मान लीजिए सपोज देयर इज अ पेंडुलम, देयर इज अ पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है? सब बच्चे जानते हैं पेंडुलम क्या होता है। व्हेन ए हैवी मेटालिक बॉल इज जस्ट attached or tied with a string and suspended through a what support, then it is called simple pendulum. Then the bob is pulled on one side and released, then it starts moving to and fro about this position, mean position, and this is called oscillatory or vibratory motion. Second example we can consider, if you have a spring and this load is attached with it, and when this spring is pulled towards downward and released, then it starts oscillating up and down about the mean position. That is also called which motion? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो क्लासिफिकेशन एक तरह का हो गया मोशन का, जिसको तीन तरह का मोशन हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया। दैट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और कौन सा हो गया? सर्कुलर पाथ, और कौन सा हो गया बच्चों? टू एंड फ्रो मोशन। एक तरीका तो ये हुआ बच्चों। कम टू नेक्स्ट। अब देखिए इसको थोड़ा सा साइंटिफिक बनाने की कोशिश करते हैं मोशन को। कैसे बनाएंगे साइंटिफिक? हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। मैथमेटिक्स में हमें बताया जाता है रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये एक्स एक्सिस लेते हो, ये वाई एक्सिस लेते हैं, ये जेड एक्सिस लेते हैं। बच्चों एक नई चीज सिखा रहे हैं आपको, ये पी पॉइंट होता है और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई एंड जेड। इसको आर वेक्टर कहते हैं। आगे जाके हम वेक्टर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में हम आगे जाके वेक्टर्स पढ़ेंगे, तब हम ये चीज सिखाएंगे। फिलहाल केवल आप समझ लीजिए दिस इज अ पार्टिकल एंड दिस पी पार्टिकल इज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल and this position defined by three coordinates x y and z। क्या मतलब हुआ x y and z का? देखिए रेफरेंस ये है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। एवरी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। जैसे हम अगर कहीं भी जाते हैं तो हमारा सारा डिस्टेंस हमारे घर से मेजर होता है। हम मार्केट जाते हैं तो भाई घर से कितनी दूर है, हम स्कूल जाते हैं तो घर से कितनी दूर गए हैं। तो रेफरेंस क्या हुआ? बेसिकली हमारा घर हो गया है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी पार्टिकल को हम डिफाइन करें, अगर साइंटिफिकली डिफाइन करें तो तीन एक्सिस मानते हैं, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। और इसमें अगर कोई पार्टिकल पी पॉइंट पे रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इट मींस ओरिजिन से एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, y वर्टिकल डिस्टेंस है, और z किस है? एक्सिस पर है, ऑन z एक्सिस है। सो हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन? वी नीड थ्री कोऑर्डिनेट्स x, y and z to define the position of a particle। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? तीन कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर हम कहते हैं कि x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, इट मींस x डायरेक्शन में बॉडी आगे जा रही है। अगर हम कहते हैं y बढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर ये प्रोजेक्टाइल पाथ है, फुटबॉल है, आप प्लेयर्स को देखते हैं किक लगाते हैं फुटबॉल पर, और फुटबॉल इस तरह से एंगल बना के ऊपर से जाता है, तो कैसा पाथ बनता है? पैराबोलिक पाथ बनता है। पैराबोलिक पाथ में तो देखिए बॉडी किधर जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बॉडी किधर जा रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो कैसा हुआ? देखिए एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया। अभी तक हमने पढ़ा था कि बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाती है, यहाँ बॉडी कितने डायरेक्शन में जा रही है? एक साथ दो डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब इसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो टू कोऑर्डिनेट्स विल चेंज। विच कोऑर्डिनेट? एक्स एंड वाई। एक एग्जांपल और लेते हैं।
चलिए ये तो सेकंड एग्जांपल हुआ। अगर फर्स्ट एग्जांपल है, अगर कोई बॉडी सपोज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, साइकिल से आप जा रहे हैं बिल्कुल रोड पे सीधे आगे जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो कैसा कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? ओनली वन कोऑर्डिनेट। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, इट इज मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, throwing upwards or falling downwards, which only one dimensional motion, only one coordinate is changing, either x or y. Similarly about z, two coordinates are changing at one time. Take the example of flying kite. फ्लाइंग काइट का एग्जांपल लीजिए। अब देखिए काइट क्या होता है, जब आप यहाँ से फ्लाइंग काइट क्या होता है, आपसे आगे भी जाता है, आगे जाता है तो कौन से वाली डायरेक्शन होगी? एक डायरेक्शन होगी, कौन से वाली? हॉरिजॉन्टल होगी। उसके बाद ऊपर नीचे भी आप चलते हैं, काइट कैन मूव अप एंड डाउन। तो देखिए कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? x, दूसरे वाला कौन सा हो गया? y। बस दो ही पॉसिबिलिटी है, नहीं आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, इधर उधर भी कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट राइट x एक्सिस, y एक्सिस, और ये कौन से वाला हो गया? z एक्सिस। तो कैसा हो गया? इसमें तीन कोऑर्डिनेट चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए, और इसी के बेस पर हम, वैसे तो हम आगे बताएंगे आर को कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। बस फिलहाल आपको ये केवल लिखना है वाई जेड इज इक्वल टू जेड के। बेसिकली आगे जाके जो एक्स वाई जेड एक्सिस हैं उनकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए तीन यूनिट वेक्टर्स आते हैं, आई जे एंड के। इनकी टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। तो ये आर पोजीशन वेक्टर है, एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जो किसी भी पार्टिकल की क्या बताता है? पोजीशन बताता है। ठीक है, यानी कि आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना है, और जेड एक्सिस के अलोंग कितना है। जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा के, और जे करेगा वाई एक्सिस, और आई करेगा किसको? एक्स एक्सिस। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमारे इतने से बात बन जाएगी अगर हमें समझ आ जाए कि हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। थ्री कोऑर्डिनेट्स विच एक्स वाई एंड जेड। अब देखिए मोशन कितने तरह का हो सकता है, इस बेस पर अगर क्लासिफाई करें 1D, 2D and 3D motion. What is 1D motion? 1D motion is that motion in which only one coordinate out of the three coordinates is changing at one time. तीन कोऑर्डिनेट जो किसी भी मोशन को स्पेसिफाई करते हैं, अगर उन तीन में से केवल एक कोऑर्डिनेट बदल जाए, एक कोऑर्डिनेट का मतलब आइदर एक्स और वाई और जेड। जैसे अभी हमने दो एग्जांपल दिए, कौन सा एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये बॉडी है, ऊपर से आपने मारकर नीचे गिरा, ये छोड़ दिया, ये नीचे गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना, या नीचे से थ्रो करेगा तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। छोड़ दीजिए, नीचे गिरा, कौन से वाला मोशन चेंज हुआ? कौन से वाला एक्सिस हुआ? एक एक्सिस हुआ। तो कौन से वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा? वाई चेंज होगा। अगर हम इसको सीधा प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐसे ट्रेवल करा रहे हैं तो कौन से वाला चेंज होगा? एक्स। दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। तो जिसको हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कहते थे, अब साइंटिफिकली दूसरे तरीके से जब हम उसको डिफाइन करेंगे, इट इज सेड वन डायमेंशनल मोशन। एंड टू डायमेंशन, तो वन डायमेंशन में क्या हुआ? ओनली वन कोऑर्डिनेट changes at a time. Okay, what about 2D motion? Two coordinates out of the three coordinates are changing at a time. दो कोऑर्डिनेट, जैसे ये बताया हमने, प्रोजेक्टाइल मोशन बताया। और कई सारे एग्जाम्पल, जेवलिन थ्रो का नहीं देखा कि एथलीट आता है तेजी से जेवलिन थ्रो करता है तो जेवलिन ऊपर भी जाता है, जेवलिन फॉरवर्ड भी जाता है, तो कितने डायमेंशन मोशन हो गया? टू डायमेंशन मोशन हो गया। साइमल्टेनियसली देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर चेंजिंग अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। तो दो कोऑर्डिनेट समझ आ गई। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप लॉन्ग जंप में लेते हैं, ये भी टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल हो गए। तो ये सब टू डायमेंशन मोशन के एग्जांपल्स हो गए। अब हम इसमें आते हैं, कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी भी है in which all the three coordinates are changing. Three coordinates are changing at a time. As I have explained in case of flying kite. बताइए फ्लाइंग काइट के लिए तीनों कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते। ये आपकी जितनी भी मधुमक्खी हैं, फ्लाई हैं, जब वो फ्लाई करती हैं तो उसमें भी कितने डायमेंशन मोशन होता है? थ्री डायमेंशन मोशन होता है कि नहीं। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। क्रिकेट का बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत बच्चे आजकल बड़े अच्छी तरह से उसमें पसंद करते हैं, काफ़ी खेलते हैं बच्चों के अंदर। क्रिकेट में जो बॉलर्स होता है, देखिए जो फास्ट बॉलर होता है वो क्या क्या काम करता है। जब वो फास्ट बॉलर होता है, बॉलिंग करता है, तो पहले कौन सी डायरेक्शन में थ्रो करता है बॉल? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? एक्स।
फिर क्या ऊपर थ्रो करता है, नीचे नीचे की तरफ थ्रो करता है, बैट्समैन नीचे होता है बैट लेकर के, कौन सा वाला कोऑर्डिनेट्स हो गया वाई। और जो इंटेलिजेंट बॉलर होता है वो बॉल को आइदर इनसाइड और आउटसाइड भी स्विंग कराता है। कौन सी डायमेंशन होगी, 3 डायमेंशन। तो जो इंटरनेशनल बॉलर होते हैं, जो अच्छे बॉलर होते हैं, वो 3 डायमेंशन का मोशन होता है, बॉल का मोशन भी है, काइट का मोशन है, ये सारे 3 डायमेंशंस में आते हैं। तो बेसिकली मोशंस कितने तरह के हुए, 3, 1D 2D एंड 3D। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। हमें किसी भी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 3, एक्स वाई एंड जेड। अगर ए कोऑर्डिनेट बदलता है तो 1, ए का मतलब केवल एक्स नहीं, आइदर एक्स और वाई और जेड। एनी 2 आर चेंजिंग then 2 dimensional and all 3 are changing then it is 3 dimensional. Okay, come to next, एक छोटा सा पार्ट और इसमें बता देते हैं बच्चों। मोशन हमें समझ आ गया, अभी तक हम इसकी थोड़ी आउटलाइन बना रहे हैं, मोशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो चीजें अभी तक हम बता रहे हैं। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है यूनिट फर्स्ट में, और कितने तरह की होती हैं, बेसिकली स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी, देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने क्या बताया था, 2 बातें बताई थी। क्या बताई थी 2 बातें, कौन कौन सी होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे आपने कहा था मास इज इक्वल टू 5 kg, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है, यूनिट है। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए हमें, बेसिकली 2 चीज चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और क्या होना चाहिए, हमें यूनिट होनी चाहिए। और यूनिट कितनी हो गई इसमें, kg, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए अगर हम कहते हैं वेलोसिटी है या आपका चलिए डिस्टेंस है, कितने मीटर है, 5 मीटर, राइट। 5 न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या होगी, यूनिट होगी। ये सारी चीजें पीछे पड़ गया है। अगर हम कहते हैं 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन और अलोंग एक्स एक्सिस or along y-axis or along z-axis or any other specified direction, then it will become a vector quantity. If you are defining any quantity without direction, that is scalar, and with direction it is vector quantities. इसका मतलब क्या, एक क्वांटिटी को आप स्केलर वेक्टर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। There are certain quantities which have only magnitude, this is called magnitude, and if it has magnitude and direction then it is called vector quantity. तो vector quantity क्या हुई, बेसिकली स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, the quantities which has magnitude only is called scalar, and which has magnitude and direction both आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इसमें क्या लेते हैं आप, टाइम है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों इसमें स्पीड है, स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। वर्क भी कौन सी है, स्केलर है। एनर्जी भी कौन सी है, स्केलर है। कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। टाइम के लिए, टाइम में कोई डायरेक्शन थोड़े स्पेंड करते हैं, कितना टाइम हुआ है, 4:30 बजे हैं इन ईस्ट डायरेक्शन, 7:30 बजे हैं इन वेस्ट डायरेक्शन, इज इट पॉसिबल, नहीं। हम बस 4:30 बजे, 5:30 बजे, 10 मिनट टाइम है, 15 मिनट टाइम है, नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, तो इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सपोज अ बॉडी हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, along west direction, along north direction, और साइंटिफिकली अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहते हैं along x axis, along y axis और along z axis, then it has magnitude and direction, और इनको हम एरोड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे एरो लगा देते हैं तो ये वेक्टर होगा, और अगर केवल बिना लिखते हैं तो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी। जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, जैसे इसमें वेलोसिटी को ले सकते हो, and force is there, so many quantities are there. Moreover, there are some quantities which have magnitude as well as direction, again they are not the vector quantity, just like electric current. लेकिन इसके लिए एक और रूल हमने बनाया, it must obey the rules or laws of vectors. तो vector quantities are those quantities which have magnitude, direction, and should obey the laws of vectors, right? And these are the examples. So many examples we can have in the physics. So the whole physical quantities are divided into 2 categories. One is scalar, another is vector. This is scalar and this is vector. Okay. ठीक है, समझ आ गए? चलिए आज यहीं तक रखते हैं।